नमस्कार। और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे हाथ कुछ बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक स्रोत लगे हैं जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने की कहानी बताते हैं। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है। हम आज एक शतरंज के खेल को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों तक भारत की जमीन पर खेला गया। एक ऐसा खेल जहां हर नया खिलाड़ी पिछले वाले से ज्यादा चालाक और ज्यादा खतरनाक था। तो चलिए इस खेल की पहली चाल से शुरू करते हैं। हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे भारत कहीं कहीं खोया हुआ था और उसने ढूंढ निकाला। पर कहानी इतनी सीधी है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बात अपने आप में ही थोड़ी अजीब है। अगर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा तो उससे करीब 1800 साल पहले 326 ईसा पूर्व में सिकंदर कहाँ आया था? वो भी तो यूरोप से ही भारत की जमीन पर पहुंचा था। असल में भारत तो हजारों सालों से दुनिया के नक्शे पर एक बहुत अहम जगह रखता था। तो फिर वास्को डी गामा की यात्रा को इतनी बड़ी खोज क्यों माना जाता है? अगर देश की खोज नहीं हुई तो फिर किस चीज की खोज हुई? एक रास्ते की। एक रास्ते की? हाँ, एक ऐसे समुद्री रास्ते की जो अफ्रीका के चारों ओर घूमकर सीधे भारत पहुंचता था। इससे पहले यूरोप और भारत के बीच जमीनी रास्ते से व्यापार होता था, जिस पर अरब और तुर्की व्यापारियों का कब्जा था। वास्को डी गामा ने उस कब्जे को तोड़ दिया। उसने एक ऐसा रास्ता खोला जिससे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि आने वाली सदियों का पूरा इतिहास भारत में दाखिल होने वाला था। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो दरवाजा खुल गया और यूरोपीय व्यापारी मसाले खरीदने भारत आने लगे। यहाँ पर कहानी का वो हिस्सा आता है जिसे हम सब सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक कहावत थी या इसके पीछे कोई ठोस आर्थिक वजह थी? इसके पीछे बहुत ठोस वजह थी। यहीं पर भारत की असली आर्थिक ताकत दिखती है। सोचिए, यूरोपीय व्यापारी यहाँ से काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे मसाले ले जाना चाहते थे। लेकिन बदले में वो हमें क्या देते? उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी हमें जरूरत हो या जो हमारे कारीगरों से बेहतर हो। हमारे कपड़े, हमारे हस्तशिल्प वो दुनिया में सबसे अच्छे थे। मतलब एक तरह का ट्रेड इम्बैलेंस था। बिल्कुल। उनके पास हमें बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, सिवाय एक चीज के। और वो थी सोना। तो सौदा साफ था, आपको हमारे मसाले चाहिए तो बदले में सोना देना होगा। इसी वजह से दुनिया भर का सोना बहकर भारत की तिजोरियों में आ रहा था। भारत उस दौर में कोई कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं था, बल्कि एक लग्जरी गुड्स की सुपर पावर था जिसकी कीमत सिर्फ सोने में चुकाई जा सकती थी। सोने की चिड़िया कोई मुहावरा नहीं, उस दौर की आर्थिक सच्चाई थी। लेकिन ये तो यूरोप के लिए एक बड़ी समस्या बन गई होगी। सोना कोई पेड़ पर तो उगता नहीं। अगर उनका सारा सोना भारत आता रहा तो एक दिन वो कंगाल हो जाएंगे। यहीं से दुनिया की पहली ग्लोबल सप्लाई चेन की शुरुआत हुई, भले ही वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। एक मिनट, ग्लोबल सप्लाई चेन 15वीं-16वीं सदी में? ये सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। ये काम कैसे करता था? इसे त्रिकोणीय व्यापार या ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं। ये एक 3 तरफा व्यवस्था थी। पहला कदम, यूरोपीय जहाज मामूली सामान जैसे कपड़े, शराब और बंदूकें लेकर अफ्रीका के तट पर पहुंचे। उस समय वहां के कई इलाकों में सूखा और भूखमरी थी। उन्होंने वहां के स्थानीय सरदारों को ये सामान देकर बदले में इंसानों को खरीदना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने भुखमरी का फायदा उठाकर गुलामों का व्यापार शुरू किया। ये तो बहुत ही भयावह है। फिर उन गुलामों का क्या हुआ? उन गुलामों से भरे जहाज अमेरिका की ओर रवाना हुए। उस समय तक अमेरिका में यूरोपीय कॉलोनियां बस चुकी थीं, जहां कपास और गन्ने के बड़े बड़े खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की भारी कमी थी। ओके। इन अफ्रीकी गुलामों को वहां बेच दिया गया और इस सौदे से जो मिला वो था सोना। समझ गया। तो अफ्रीका से इंसान उठाए, उन्हें अमेरिका में बेचकर सोना कमाया और फिर उसी सोने को लेकर भारत आए मसाले खरीदने। वाह, ये तो दिमाग चकरा देने वाला सिस्टम है। मतलब एक ही यात्रा में 3 महाद्वीपों से पैसा बनाना, ये जितना क्रूर है उतना ही शातिर भी। एकदम सही। और इसी दास व्यापार का असर आज भी दिखता है। अमेरिका में जो बड़ी अफ्रो अमेरिकन आबादी है, उनके पूर्वज वही लोग हैं जिन्हें सदियों पहले गुलाम बनाकर वहां ले जाया गया था। बराक ओबामा का परिवार भी इसी ऐतिहासिक विरासत का एक हिस्सा है। ये इतिहास आज भी वहां के समाज में मौजूद तनाव की एक बड़ी वजह है। और इस पूरे खेल का पहला खिलाड़ी जिसने ये सब शुरू किया वो थे पुर्तगाली। व्यापार के अलावा क्या उन्होंने भारत पर कोई और छाप भी छोड़ी?
हाँ, उनकी विरासत मिली जुली रही है। एक तरफ आज हम जो आलू, टमाटर, मक्का, तंबाकू और लाल मिर्च खाते हैं, वो सब भारत में वही लेकर आए। अच्छा। हाँ, 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने ही लगाई। लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीतियां बहुत आक्रामक थीं। और एक कमाल का किस्सा भी तो है उनके दौर का, कि कैसे पूरा का पूरा बम्बई शहर दहेज में दे दिया गया था। हाँ, ये उस दौर की राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई और पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई के 7 द्वीप अंग्रेजों को दे दिए। सोचिए, आज का जो मुंबई है वो एक राजकुमारी के दहेज का हिस्सा था। शायद उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जमीन का वो टुकड़ा एक दिन भारत की आर्थिक राजधानी बन जाएगा। तो फिर इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनका दबदबा खत्म कैसे हो गया? आसपास के इलाकों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की उनकी नीति ने स्थानीय लोगों को उनका दुश्मन बना दिया। और सबसे बड़ी बात, शतरंज के इस खेल में एक नया, ज्यादा चालाक खिलाड़ी मैदान में आ चुका था। और वो थे डच, यानी नीदरलैंड्स के लोग। उनकी रणनीति पुर्तगालियों से अलग कैसे थी? बहुत अलग। डच व्यापारी थे, योद्धा बाद में। वे जानते थे कि पुर्तगालियों के नौसेना से सीधे भिड़ना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया। वे सीधे भारत आने के बजाय पहले इंडोनेशिया पहुंचे, जो मसालों का एक और बड़ा केंद्र था। लेकिन भारत आए बिना उन्हें फायदा कैसे होता? ये तो अजीब बात है। यही उनकी चतुराई है। इंडोनेशिया में उन्हें एक क्रूशियल मार्केट इनसाइट मिली। उन्हें पता चला कि वहां के लोग मसालों के बदले में भारतीय सूती कपड़ों के दीवाने हैं। उन्हें भारतीय कपड़े चाहिए थे। डच लोगों ने इस जानकारी को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। मतलब उन्होंने जानकारी का इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए किया। कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए वो यूरोप से 100 रुपए लेकर निकले। भारत आकर उन्होंने उन 100 रुपयों से मसाले नहीं बल्कि बेहतरीन सूती कपड़ा खरीदा। ओके। फिर वो उस कपड़े को लेकर इंडोनेशिया गए और वहां उसे 200 रुपए में बेच दिया। अब उनके पास 200 रुपए हैं। फिर वो वापस भारत आए और उन 200 रुपयों से मसाले खरीदकर यूरोप ले गए। कमाल है। यानी वो घर से 100 रुपए लेकर चले थे, लेकिन बिना अपनी जेब से एक पैसा और लगाए 200 रुपए का माल खरीद कर ले गए। ये तो ट्रेडिंग अप का क्लासिक केस है। जैसे कोई एक पुरानी चीज बेचकर पैसे कमाए और फिर उन पैसों से कोई बेहतर चीज खरीदकर उसे और ज्यादा मुनाफे में बेच दे। बिल्कुल, उन्होंने देशों के स्तर पर यही किया। लेकिन उनका खेल भी ज्यादा लंबा नहीं चला। 1759 में बंगाल में हुए बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। अच्छा। इस हार के बाद जज समझ गए कि भारत में अब उनका सिक्का नहीं चलेगा। उन्होंने भारत से अपना ध्यान पूरी तरह हटाकर इंडोनेशिया पर लगा दिया, जहां वे अगली कई सदियों तक राज करते रहे। तो पुर्तगाली गए, डच भी एक तरह से बाहर हो गए, और अब मैदान में असली खिलाड़ी की एंट्री होती है अंग्रेज, जिन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया बल्कि भारत की किस्मत ही लिख दी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बारीक बात है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में लंदन में बनी, उस वक्त दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। लेकिन जब कंपनी के नुमाइंदे असल में भारत पहुंचे, तब तक 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन चुका था। ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। कैसे? जहांगीर के आने से क्या बदल गया? अकबर एक बेहद शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक था। शायद वो अंग्रेजों की मंशा को बेहतर समझ पाता। जहांगीर भी शक्तिशाली था, लेकिन उसके दरबार में घुसपैठ करना थोड़ा आसान था। शुरुआती तस्वीरों में आप देखेंगे कि अंग्रेज दूत जहांगीर के दरबार में हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मांग रहे हैं। हाँ, मैंने देखी है वो तस्वीरें। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये व्यापारी एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर राज करेंगे। तो फिर ये बदलाव हुआ कैसे? वो गिड़गिड़ाने वालों से हुक्म देने वाले कैसे बन गए? उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों को पहचान लिया। वो क्या थी? भारत उस समय कोई एक देश नहीं था। यहाँ मुगल थे, मराठे थे, राजपूत, सिख और दक्षिण के कई शक्तिशाली राज्य थे। ये सब आपस में भी लड़ रहे थे। अंग्रेजों की असली ताकत उनकी तोपें या बंदूकें नहीं, बल्कि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। ये नीति असल में काम कैसे करती थी? इस सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसे लागू कैसे किया गया? उनकी नीति बहुत चालाक थी। वे किसी एक राजा के पास जाते और कहते, महाराज, आपका पड़ोसी राज्य आप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।
हम आपकी मदद करेंगे, अपनी सेना देंगे। बदले में आप बस हमें अपने राज्य के एक कोने में व्यापार करने और एक छोटा सा किला बनाने की इजाजत दे दीजिए। फिर वो दूसरे राजा के पास जाकर वही कहानी दोहराते। उन्होंने हमारी आपसी दुश्मनी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। मतलब उन्होंने खुद को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह पेश किया जो सुरक्षा देता है। और धीरे धीरे उन्होंने पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर लिया। बिल्कुल। वो हमें आपस में लड़वाकर कमजोर करते रहे और खुद चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते रहे। जब तक भारतीय राजाओं को ये खेल समझ में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, वो एक एक करके या तो हार चुके थे या अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है। नहीं, ये अर्थशास्त्र, कूटनीति, लालच और शोषण का एक ऐसा जटिल जाल है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन मुकाबला सिर्फ अंग्रेजों पर आकर खत्म नहीं हुआ था। खेल में एक आखिरी और बहुत खतरनाक यूरोपीय खिलाड़ी अभी भी बाकी था। आप फ्रांसीसियों की बात कर रहे हैं? हाँ, और फ्रांसीसी भारत सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए थे। उनका एक ही मिशन था, अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य का सूर्यास्त करना। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में जन्म जन्म के दुश्मन थे। सही। उनकी लड़ाई अब यूरोप के मैदानों से निकलकर भारत की जमीन पर लड़ी जाने वाली थी। फ्रांसीसी यहाँ अंग्रेजों को हराने आए थे। और यहीं पर हम आज की इस पड़ताल को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ रोकते हैं। इतिहास की किताबों में हम ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की रणनीति अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी। अगर उस वक्त इतिहास का पासा दूसरी तरफ पलट जाता तो क्या होता? सोचिए, एक फ्रेंच इंडिया कैसा होता। शायद हम आज अंग्रेजी की जगह फ्रेंच बोल रहे होते। हमारी संस्कृति, हमारे कानून, हमारा इतिहास कितना अलग होता।